हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो है NCERT कक्षा 6 भूगोल का पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जहां बन सकते हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे। चैनल अभी नया है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके साथ ही कंटेंट को और बेहतर बनाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते चलेंगे, जो भी आपको आगे पढ़ना है, जिस तरीके से भी पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। हालांकि मैंने इसको पहले ही एक हाईलाइट कर लिया है और अब हम सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देंगे। आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं, चाहें तो बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द जो NCERT में समझाया गया है वो पूर्णिमा है। पूर्णिमा कैसे होती है या क्या है पूर्णिमा, मतलब आइए पढ़ते हैं। तो पूर्णिमा में कह रहा है ये पूर्ण चंद्र वाली रात है या पूर्णिमा होती है, या आपको पूर्ण चंद्र वाली रात कह सकते हैं या इसे पूर्णिमा कह सकते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि अथवा या अमावस्या होती है। तो ये एक नया शब्द है, नए चंद्रमा की रात्रि। नए चंद्रमा की रात्रि जो है ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन वर्जन है, जो न्यू मून आपने सुना होगा। अगर कभी क्वेश्चन में पूछने लगे नए चंद्रमा की रात्रि तो आप अमावस्या ही आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें समझाया गया दूसरा शब्द खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, तो खगोलीय पिंड की डेफिनेशन में जो NCERT ने बताया है वो है सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं, चाहे वो तारे हों, उल्का पिंड हो या अदर कोई वस्तुएं हों। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, तो इन्होंने सूर्य को एक तारा कहा है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि सूर्य एक तारा है जहाँ से बहुत सारी ऊष्मा रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी का सोर्स भी, हमारी पृथ्वी पर जो सोर्स है ऊष्मा का वो भी सूर्य ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यहाँ पर नक्षत्र मंडल की परिभाषा दी गई है। इसमें अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार के दो नक्षत्र मंडल हैं। तो साथ में इन्होंने क्या करा है, एग्जाम्पल भी दिए हैं। पहले ये नक्षत्र मंडल की एक परिभाषा, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं जो कि नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि हैं। आपने बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आपने आसमान में कभी सप्तऋषि तारा जो इस प्रकार का कुछ दिखता है उसको आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अर्सा मेजर का एक भाग है। जो नक्षत्र मंडल आसमान में है उसमें अर्सा मेजर जो है उसका ही एक पार्ट है सप्तऋषि। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड उन्होंने प्राचीन से रिलेटेड दिया है कि पुराने समय में किस तरीके से इनका यूज होता था। तो बताता है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर की दिशा को बताता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। अब ये बात ध्रुव तारा की हो रही है। यहाँ पर बचपन मैंने भी बहुत देखा आसमान में। तो ध्रुव तारा क्या करता है, ये ध्रुवों को इंगित करता है कि जिस तरफ ध्रुव होते हैं उत्तर में ध्रुव तारा मिलता है, जिससे पता लगा जाता है कि इस तरफ उत्तर है या किस तरफ हमारा ईस्ट वेस्ट पड़ेगा। ये प्राचीन बात है, पुरानी बातें हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान में रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जिस तरीके से अभी इसमें दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो लगभग ये एक शेप होती है इनकी, इस तरीके से डायरेक्शन काफ़ी अच्छे से NCERT ने समझाया है। अभी जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बाद एक बार आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बताता है। आगे इन्होंने ग्रह की परिभाषा दी है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती।
वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, ठीक है। ये चमकती है या किससे ऊर्जा ग्रहण करती है, वो है सूर्य, ठीक है। चलते हैं आगे। ये एक बुक में एक चार्ट दिया गया है कि सूर्य के बाद किस तरीके से ग्रहों की एक कतार है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण या यूरेनस, नेपच्यून। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। मतलब जैसे पृथ्वी के पास अपना चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब ये उपग्रह की बात कर रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है। इसी तरीके से मंगल के पास कुछ डिमोस और फोबोस नाम के चंद्रमा है, उपग्रह की ही बात है। बहुत सारे बृहस्पति के पास, शनि के पास, सभी के पास मतलब मोस्ट ऑफ है। कुछ पुरानी बातों को बताते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। आगे बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य, ठीक। एनसीईआरटी ने बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बताया है, एक एक को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। जैसे अब सूर्य को डिफाइन किया है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल यह सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र सोर्स है। तो सूर्य क्या है, ब्रह्मांड में या हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं अभी 7 या 8, उन सभी का जो उष्मा का या प्रकाश का जो एकमात्र स्रोत है वो है सूर्य। उसके अलावा अदर कोई सोर्स नहीं है जिससे हमें उष्मा या अदर थिंग हमें मिल सके, ठीक। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ये लगभग का डाटा है, लगभग हमने 14 पॉइंट समथिंग के आसपास कुछ पढ़ा है, 14.93 के आसपास है शायद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रह की तरफ। ग्रह के बारे में बताया है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको याद करने का जो तरीका है वो आप बुध से स्टार्ट करेंगे और एक एक दिन को छोड़ते चलेंगे। जैसे बुध, बृहस्पति छोड़ेंगे, शुक्र, शनि छोड़ेंगे, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब संडे, संडे मतलब हमारा दिन और पृथ्वी पर संडे मनाया जाता है। फिर एक दिन छोड़ेंगे, सोमवार को छोड़ेंगे मंगल, बुध को छोड़ेंगे बृहस्पति, शुक्र को छोड़ेंगे फिर शनि, और यूरेनस और नेपच्यून जिसको हम अरुण और वरुण भी कहते हैं, ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब क्या है कि लगभग इस तरीके से, अगर सूर्य यहाँ पर है तो ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये कक्षाएं कहलाती है। जिस पथ पर ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं वह कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन का समय लगता है। जैसे पृथ्वी को लगभग 365 दिन का समय लगता है, उसी प्रकार बुध को सबसे कम समय लगता है, वो है 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्यों माना जाता है? उसके किस लिए? आकार, आकृति लगभग एक समान है, मतलब पृथ्वी के समान ही उसका आकार है, और जो आकृति है लगभग जियोइड प्रकार की। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था। अभी हमने मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं 6ठी क्लास में था तब भी मैंने ये लाइन पढ़ी थी कि जब प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था पहले, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है जहाँ इनकी बैठकें होती है, जो इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि एक ग्रह क्या हो सकता है, उसके आसपास क्या हो सकता है, या एक उपग्रह हम किसे कह सकते हैं, तो उनकी एक बैठक हुई अगस्त 2006 में, और उन्होंने निर्णय लिया
कि जो प्लूटो है वो एक ग्रह नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो ग्रह के उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। ठीक है, उसके बाद से इसको कोई ग्रह नहीं माना जाता, इसको बौने ग्रह में रखा जा सकता है। कुछ बौने ग्रहों का जो भी क्राइटेरिया हो उसमें ये सुटेबल है, एकदम फिट बैठता है, इसलिए इसको बौने ग्रह के रूप में जाना जा सकता है। पृथ्वी की बात आती है तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी तीसरा ग्रह है। और आकार की बात करें तो ये लगभग पांचवा ग्रह है। आकार में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी का नंबर आता है। ठीक है, तो ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका जो आकार है भू आव, आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ये लगभग वही बात है जो मैं भी आपको बता रहा था, इस तरीके से चपटी, ये ध्रुवों पर चपटी है यहाँ पे और यहाँ से फूली हुई है। ठीक है, जीवन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां संभव हैं, केवल पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, मतलब जो एकमात्र परिस्थितियां जहाँ पर जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, एकमात्र ग्रह कौन सा? वो है पृथ्वी, जो ना बहुत ज़्यादा ठंडी है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। वो आगे है पढ़ेंगे कि किस लिए है, क्या है, कैसा है। पानी एवं वायु उपस्थित है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है जो। ठीक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अगर सामने वाला एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है, तो हमारे माइंड में क्लिक करेगा कि बृहस्पति या शनि, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं। लेकिन अद्भुत ग्रह इसने जिस चीज को सोचते हुए कहा है वो पृथ्वी है, वो जीवन के आधार पर बोल रहा है, इसलिए उसको अद्भुत ग्रह कहा गया है। साथ ही इसमें छोटे छोटे कॉलम होते हैं ना, इन कॉलम में बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है। ये बताता है क्या? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। आप समझ रहे हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश गुजर जाता है। इस गति के बावजूद सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो एक सिंगल स्टेटमेंट में आ जाते हैं, तो आप इनको भी याद रखेंगे। एक ऐसा ही एक क्वेश्चन ये दिया गया है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। तो बेसिकली हम इनको पढ़ते रहते हैं, फिर भी आप इनको ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अगर 1/4 की बात करें पृथ्वी के व्यास की, तो पृथ्वी का व्यास लगभग 12,000 समथिंग है, तो उसका 1/4 अगर आप निकालेंगे तो लगभग 3200 के आसपास, 3,3200 इस तरीके से लगभग पड़ेगा। तो 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा अधिक नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन का समय लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है। मतलब अगर हम बात करें, एक होता है ये पृथ्वी, अगर मैं आपसे कहूं तो ये पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाना, और खुद का राउंड, जैसे हमारी पृथ्वी राउंड करती है, सुबह जो दिन निकलता है, रात होती है, वो अपना घूर्णन। तो दोनों ही परिक्रमण में और घूर्णन में, दोनों ही जो उसको समय लगता है वो 27 दिन का लगता है। इस कारण क्या होता है कि लगभग एक समय में पूरा करते हैं। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा हमें केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब सीधी सी बात है, अगर 27 दिन ले रहा है घूमने में भी और परिक्रमा करने में भी, तो बहुत धीमी गति होती है उसकी, चंद्रमा की, जिस वजह से हम सिर्फ एक ही पार्ट को उसको देख पाते हैं। क्षुद्र ग्रह की परिभाषा क्या देते हैं? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अभी जैसा कि हमने यहाँ देखा, ये पट्टी, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ये बहुत ही चौड़ी पट्टी होती है, इसमें बहुत सारे पिंड होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं।
जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो जो वैज्ञानिकों का मानना है, उनका मानना ये है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टी है, वो कुछ नहीं है बल्कि ग्रहों का ही कुछ पार्ट है, जो आज से लाखों वर्षों पूर्व जब इनमें विस्फोट हुआ था तो टूटकर एक जगह इकट्ठे हुए थे और वो एक पट्टी के रूप में दिखते हैं। ठीक है, आगे उल्का पिंड के बारे में बताते हैं। उल्का पिंड की क्या प्रकृति है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। अभी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। जैसे आपने कई बार क्या होता है, जब ये उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण आपने परतें पड़ी होंगी जिनमें वो घर्षण के कारण आग लग जाती है। कई बार ये नीचे भी आ जाते हैं तो बहुत विशाल गड्ढा बनाते हैं, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये सब उल्का पिंड से बने हुए कुछ गड्ढे हैं। कई बार इनके कारण भूकंप भी आ जाते हैं, पृथ्वी पर सुनामी भी आ सकती है। तो ये बहुत ही भयंकर होते हैं। तो ये चैप्टर बस इतना ही और ये यहाँ पर समाप्त होता है। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। अभी कहता है कि निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। ग्रहों और तारों में क्या अंतर है? आप ग्रह के बारे में बता सकते हो कि ग्रह वो होते हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता और दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। तार जैसे हमारे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। और तारे के बारे में हम बताएंगे कि जैसे सूर्य है जिसका अपना खुद का प्रकाश है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल एक परिवार जिसमें बहुत सारे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, आपने पढ़ा है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको मैंने अभी याद कराया, जैसे एक दिन छोड़ के बुध से आप स्टार्ट करेंगे, बृहस्पति छोड़ेंगे, शुक्र, पृथ्वी, सोमवार